स्टडी विद शरण आईएएस की इस द हिंदू पेपर की एनालिसिस इन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। द हिंदू एनालिसिस हिंदी आज की डेट का 7 सितंबर का। इसकी जो भी हमारे एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर उस टॉपिक को उठाया है। तो ऐसा 3 टॉपिक इसमें मिला मुझे जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें पहला है engagement with ASEAN is an important pillar of India's Act East Policy। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब सरकार थी, तो उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी, लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने लागू किया इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, इंडियन इकोनॉमिक बूस्ट के लिए 1991 में। जो आज हम ये इकोनॉमी में बूस्ट देख रहे हैं, वो वहाँ से शुरुआत उसकी वहीं से हुई थी। और जो एक ग्लोबल इकोनॉमी की जो अवधारणा है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और एक वैश्विक संदर्भ में जुड़ने का जो एक ग्लोबल विलेज कह सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड कह सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कह सकते हैं, जो भी आप बोलिए, सब शुरुआत वहीं से हो गई। 1991 में जब अपनी सीमाएं खोली गई, दूसरे की सीमाओं को अपने लिए सरल बनाया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापक रूप से जो रिस्ट्रिक्शंस थे, हमने एक बंद इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। तब हमने देखा कि अगर हम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, अफ्रीका आदि देशों से अगर हम ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो बहुत आता है। इसके अलावा हम अगर अपने पड़ोसी देशों के साथ वही ट्रेड करते हैं, तो हमारे पड़ोसी सशक्त होंगे ही। इसके अलावा हमारा ट्रेड कास्ट कम आएगा, हमारी इकोनॉमी, हमारा जो क्षेत्रीय ढांचा है और मजबूत होगा और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप कम होगा। ऐसे में लुक ईस्ट पॉलिसी लागू हुई। कब लागू हुई लुक ईस्ट पॉलिसी? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उसमें लुक ईस्ट पॉलिसी ये 1991 में शुरू हुई और इसमें पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी। लेकिन केवल लुक ईस्ट पॉलिसी से काम चलने वाला नहीं था। 22-23 साल गुजरते गुजरते ये इसमें इस नीति में परिवर्तन आया और 2014 में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार बनी, पहली बार जब गवर्नमेंट बनी, भाजपा गवर्नमेंट बनी, तो इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। लुक ईस्ट पॉलिसी कन्वर्ट इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये हुआ 2014 में। यहाँ ये तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी और यहाँ पर नरेंद्र मोदी सर 2014, ठीक। इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी समझ ही रहे होंगे आप, जैसा नाम से है, लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ही अंतर है कि हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने की स्थिति में आ गए। भारत ने, अगर हम वैक्सीन पॉलिसी देखें, तो वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को व्यापक रूप से उसने कोरोना में प्रोवाइड किया, पूरे विश्व को उसने प्रोवाइड किया। पीपीई किट हुआ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हुआ, या वैक्सीन की उपलब्धता कराने की बात हुई, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल के, ये सब प्रोवाइड कराया भारत ने। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को इस तरह से धीरे धीरे कन्वर्ट किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। भारत के लगभग सभी ईस्ट, जो साउथ ईस्ट के देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें वीज़ा ऑन अराइवल उपलब्ध है। हर जगह व्यक्ति, इंडिया के लोग हर जगह आराम से आ जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, आप एयरपोर्ट पर जाके वीज़ा ले सकते हैं। जबकि अगर यूरोपियन कंट्री में जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको उपलब्ध नहीं है। आपको ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ के हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में भारत के लिए सुविधाजनक था कि ये अपने जो देश हमें महत्व दे रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम हैंडल करें और अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए यहाँ का उपयोग करें। तो इसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसमें आई। इस समय 43वां एशियान सम्मेलन, 43rd एशियान सम्मेलन हो रहा है, एशियान समिट इन
जकार्ता में हो रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 43rd एशियान समिट हो रही है। इसमें एशियान की बात करें तो ASEAN एशियान की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मोटो था वो था वन विज़न वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। वन विज़न वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इसका विज़न था, और 8 अगस्त को एशियान डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस समय भारत उसका मेंबर नहीं है एशियान का, लेकिन आमंत्रित सदस्य के रूप में कुछ देश हैं जो जाते हैं, अभी हम बता रहे हैं। तो 43rd तो एशियान है, लेकिन 18th एशिया साउथ ईस्ट एशिया जो है के देशों का मिलने समिट के रूप में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, और उन्होंने इस बात को फिर दोहराया है कि उनका ही स्टेटमेंट है कि एंगेजमेंट विथ एशियान इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब एशियान के देश जो हैं, अब आप पहले देश देख लीजिए कौन कौन से एशियान में कौन कौन से देश हैं। एशियान के अगर देश की बात की जाए तो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज चलते हैं। म्यांमार पहला है, म्यांमार। दूसरा है म्यांमार सटा हुआ थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इसके अलावा कंबोडिया और सिंगापुर। 7वें नंबर पर आप फिलीपींस रख लीजिए। इंडोनेशिया, ब्रुनेई और एक देश कौन है? म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और 10वां देश, 10वीं कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। एक सिंगापुर सॉरी लिखा हुआ है, मलेशिया एक देश है, मलेशिया, ये छूट रहा था। ये 10 देश हैं। इसके अलावा इसमें जो भाग लेने के लिए अन्य देश गए हैं, जिसमें कुछ देश हैं जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, उन देशों को अगर उनका नाम लिखा जाए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक किनारे छोटा छोटा। पहला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, रूस और USA। इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें भारत के तो राष्ट्राध्यक्ष गए हैं, लेकिन कुछ देशों के जैसे US के कमला हैरिस गई हुई हैं, चीन के जो सेकंड सीट नेता हैं वो गए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ देशों के नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर बात करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने ये बात कही थी कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है एशियान, जिससे भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मूर्त रूप दे सकता है। हालांकि 2014 चल रहा है, इससे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इकोनॉमिक जो एक ट्रेड का जो माहौल है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो रहा है। लोगों का आवागमन, अगर हम चाइना की तरह काम करते हैं और एक रोड दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कर पाते हैं, म्यांमार होते हुए अपने दक्षिण पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होते हुए, अगर म्यांमार दक्षिण पूर्वी देशों के साथ जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों के साथ अगर हम ऑन रोड डेवलपमेंट कर पाते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और नॉर्थ ईस्ट
सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा उपेक्षित पड़ा है आज स्वतंत्रता के बाद भी, आज इसमें बहुत ज़्यादा मणिपुर, हम जान रहे हैं मणिपुर के क्या हालात हैं, तो ऐसी स्थितियों से निपटने में बहुत ही आसानी होगी। और वो ट्रेड जो है सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा इस ट्रेड का या यहाँ से आवागमन का, तो दक्षिण पूर्वी राज्यों को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलेगा, जिसमें 7 सिस्टर्स हैं, ये जो उपेक्षित पड़े हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़ेंगे। चूँकि वहाँ से करीब है इसलिए उनका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सब आसान होगा, लागत उनकी कम होगी बनस्पत भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा। तो भारत जो प्राचीन काल में हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, प्राचीन काल में दक्षिण भारत का रोम के साथ व्यापार इसीलिए ज़्यादा सुविधाजनक था कि अरब सागर से होते हुए वो आसानी से भूमध्य सागर तक उनकी पहुंच थी, और वहाँ से वो यूरोप से जुड़े थे, रोम से जुड़े थे, और उनका इधर दक्षिण पूर्व एशिया से सागर से जुड़े हुए थे, बंगाल खाड़ी से होते हुए। तो दक्षिण भारत समृद्धि के मामले में प्रारंभिक शताब्दी में बहुत ही उन्नत इसीलिए था कि ट्रेड के मामले में वो सबसे अलग था, क्योंकि सी रूट उसका एकदम खुला हुआ था और वहाँ पर किसी का हस्तक्षेप नहीं था। वर्तमान में ये स्थिति आती है कि अब पूरा भारत ही उसी तरह हो गया, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप करना होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ। अगर ये हम डेवलप कर पाते हैं अपनी पॉलिसी को, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सही मायनों में क्रियान्वित कर पाएंगे, अन्यथा ये खानापूरी और बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। हालांकि डेवलपमेंट हो रहा, लगातार लोगों का आवागमन बढ़ा है सारे देशों में, चाहे थाईलैंड हो, म्यांमार हो, वियतनाम हो, उधर कंट्रीज़ में लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, यहाँ पर भारतीय भरे पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक जो बूस्ट की ज़रूरत है वो बूस्ट तभी होगा जब लैंड रोड ट्रांसपोर्ट हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए किस चीज़ की और अभी ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं, एक है PMUI, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जानते हैं कि गरीब परिवारों को सिलेंडर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध व्यवस्था थी, फ्री सिलेंडर दिया था गरीब परिवारों को, रूरल एरियाज़ में जहाँ पर लकड़ी से खाना बनता था उनके लिए था ये। और इसका कई मोटो था, जैसे जो मानव संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का लकड़ी इकट्ठा करने में, ईंधन इकट्ठा करने में, उसको बनाने में जो लगता था, वो चीज़ें उनका श्रम बचता, इससे वो अपने प्रोडक्टिव कार्यों में और कृषि कार्य में या अन्य कार्यों में, पशुपालन में लगा सकती थी। जो उनको खाना बनाने के लिए लकड़ी, गोबर आदि से जो ईंधन तैयार करने में टाइम लगता था वो बचेगा। लेकिन और इसके अलावा जो दूसरा मेन मोटो था कि ग्लोबल वार्मिंग जो हम देखते हैं कि गोबर जलाने से या लकड़ी जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मीथेन गैस रिलीज हो रही है, इसके व्यापक मात्रा में कमी है, क्योंकि उपले जलाने से, ईंधन जलाने से जो कार्बन मुक्त हो रहा है वो व्यापक मात्रा में वैश्विक स्तर पर भारत में जो कार्बन इस ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन से मुक्त होता है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तो इससे भी निजात पाने के लिए, चूँकि भारत सोलर जो गठबंधन है उसका हेड है और उसका फाउंडर है, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ा विजन था प्रधानमंत्री जी का कि इसको ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम मुक्त कर दें इस धुएं वाली कल्चर से, तो निश्चित तौर पर भारत एक स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए रहेगा और लंबे समय तक इसका व्यापक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हमारा स्वास्थ्य बजट कम होगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक कहाँ आया कि उज्ज्वला योजना के बाद चूँकि हमारे गैस की प्राइसेज, LPG की प्राइसेज वैश्विक प्राइसेज से कनेक्टेड हैं, वहीं से कंट्रोल होती हैं, इसलिए जो प्राइस 2018 में 495 रुपये 64 पैसे पर सिलेंडर थी, वो 2023 में हो गई 903 रुपये, यानी 82% की लगभग हाई बढ़ोतरी हुई है सिलेंडर में। इससे लोगों ने क्या हुआ कि जो उज्ज्वला योजना से लाभान्वित लोग थे उसमें 1.18 करोड़ लोगों ने कोई रिफिल नहीं ली, साल भर में कोई रिफिल ही नहीं ली, भरवाया ही नहीं ईंधन। इसका मतलब वो लकड़ी पर खाना बना रहे हैं या गोबर से खाना बना रहे हैं, गोबर के उपले से खाना बना रहे हैं। और 1.51 करोड़ ने केवल एक रिफिल ली, यानी इमरजेंसी में कोई कभी ज़रूरत पड़ गई तो लगा लिया, नहीं तो फिर
यूज कर रहे हैं। तो ये रिफिल का मतलब नो रिफिल ही है एक तरह से, जान लीजिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। 1.51 करोड़ यानी 2.69 करोड़ लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया। अधिकतर जो यूज करने वाले थे उन्होंने इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिस मोटो को लेकर के ये प्लान चला था, उस मोटो को फॉलो नहीं किया गया। इससे जो है जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलने में भी प्रॉब्लम है। इसके लिए ज़रूरी है कि रिफ़िल की प्राइसेस कम की जाएं और सबके लिए ना हो सही, लेकिन उन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जिनको फ्री गैस मिला हुआ है उन्हीं को इस सब्सिडी की ज़रूरत है, उनको ही उपलब्ध कराया जाए। सब्सिडी पर उपलब्ध आधे पर कराइए या उससे भी कम कीमत उपलब्ध, ताकि वो कम से कम इसका यूज करना सीखें। और लगातार अगर यूज करेंगे, एक बार आदत में आ जाएगा तो इसकी व्यवस्था करके अपनी कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ऐसी नहीं दिखती है और इसके लिए अलग से सब्सिडी व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी, कंपनियों को करनी पड़े, चाहे गवर्नमेंट करे इसकी सब्सिडी की व्यवस्था। अगर उच्च वर्ग की सब्सिडी को काट करके या जो इसके अफोर्ड कर सकते हैं इस सिलेंडर की प्राइस को, या इनके पास वैकल्पिक स्रोत है खाना बनाने के, उनको ना सब्सिडी दे करके उनकी सब्सिडी से इनको सब्सिडाइज किया जाए, जो गरीब लोग हैं या ग्राम रूरल क्षेत्र में जो यूज करते हैं ईंधन का भी, अभी तक लकड़ी और गोबर के उपले का यूज करते हैं, उनको सब्सिडाइज किया जाए। तो ऐसे में इस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में सहायता मिल सकती है। अब आप लोग समझ गए हो। अगला है वन नेशन वन इलेक्शन। एक कमेटी बनाई गई है कानून मंत्रालय द्वारा, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसका काम है ये खोजना कि पूरे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जैसे लोकसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, राज्यसभा हो, नगर निगम हो, नगर निकाय, नगर पंचायत, पंचायत चुनाव। नगर निकाय में आ गया सब, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आ गया, और पंचायत में पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव। तो लोकसभा राज्यसभा, इन सारे इलेक्शंस चूँकि बार बार अधिकतर समय में देश में होते ही रहते हैं चुनाव, इससे भारत के मानव संसाधन और धन, सारी चीज़ें, हमारी फोर्स लगी हुई होती है, बहुत सारे संसाधन व्यय होते हैं। तो ऐसे में एक समय अगर चुनाव हो जाए 5 साल के लिए, तो इससे किस रूप में इसको लगाया जा सकता है, कैसे इसका यूज, मतलब किस तरह से अधिकतम सुविधाजनक रूप से इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में एक कमेटी बनाई गई है। कारण इसलिए कमेटी की ज़रूरत है क्योंकि पता चला कि कहीं पर त्रिसंघ सरकार बन गई, वो चली नहीं, तो फिर वहाँ पर पता चला कि 6 महीने बाद इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ गई। अब अधिकतर राज्यों में मान लें 5 साल गवर्नमेंट है, 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी त्रिसंघ सरकार बनी और गिर गई सरकार, 3 महीने बाद वहाँ इलेक्शन। तो ऐसे में कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसी सब सवालों का जवाब खोजने के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी है, श्री अध्यक्ष हैं पूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके बाद जो इसमें और मेंबर्स हैं, अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद पूर्व नेता विपक्ष हैं, NK सिंह पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, संजय कोठारी पूर्व CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर पूर्व हैं संजय कोठारी जी, अर्जुन राम मेघवाल या कानून मंत्री हैं वर्तमान, अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, हरीश साल्वे ये वरिष्ठ वकील हैं। इन 7 लोग और एक श्री रामनाथ कोविंद, 8 लोगों के श्री रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है, बाकी 7 मेंबर हैं। इन 8 लोगों के द्वारा एक कमेटी गठन किया गया। ये जल्दी ही रिपोर्ट अपनी सौंपेगी कानून मंत्रालय को, और इससे उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे बार बार इलेक्शन से मुक्ति मिलेगी देश को, और एक ऐसा रास्ता निकलेगा, मध्यम मार्ग निकलेगा जो पूरे देश को एक ऐसे इलेक्शन फ्री, या कह सकते हैं कि ऐसे इलेक्शन फ्री जोन का निर्माण करेगा कि 5 साल के अंतर्गत कम से कम इलेक्शन हो, एक बार होने के बाद अधिकतर स्थितियां ऐसी बने कि इलेक्शन विहीन राज्य रहे, और अपने जैसे डेवलपमेंट में हमारी इकोनॉमी प्रभावित जो होती है वो ना प्रभावित हो, डेवलपमेंट प्रभावित होता है वो ना प्रभावित हो, और हमारे जो साख है विदेशों में वो डेवलपमेंट बनती रहे। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम।